हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ क्लासेस बाय मोनिका। आज का हमारा टॉपिक है सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बात दायर करने के स्थान से संबंधित नियमों को उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जिसे धारा 15 से 20 में बताया गया है सीपीसी के कि बात दायर करने के स्थान से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैं आपको प्राग न्याय के बारे में समझाई थी, तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो देख ज़रूर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी की धारा 15 से 20 तक में वे नियम बताए गए हैं जिनके अनुसार वाद संस्थगित किए जाते हैं। धारा 15 से 20 में वे नियम बताए गए जिनके अनुसार वाद दायर किया जाता है। धारा 15 क्या कहता है? धारा 15 वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थगित किया जाए। प्रत्येक वाद उस निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थगित किया जाएगा यानी दायर किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। धारा 15 कहता है कि जो भी केस है, प्रत्येक वाद जो है वो सबसे निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थगित किया जाएगा जिसका विचारण करने के लिए वह सक्षम है। सबसे पहले निम्नतम श्रेणी में वाद को दायर किया जाएगा अगर वाद उसके विचारण करने के लिए सक्षम है तभी। धारा 16 कहता है वादों को वहां संस्थगित किया जाना जहां विषय वस्तु स्थित है, आर्थिक एवं विधि द्वारा विहित मर्यादाओं में रहते हुए। पहला है अचल संपत्ति की पुनः प्राप्ति के लिए, दूसरा है अचल संपत्ति के विभाजन के लिए। धारा 16 कहता है कि कोई भी अगर वाद है तो वहाँ संस्थगित यानी वहाँ दायर किया जाए जहाँ उसकी विषय वस्तु है। तो धारा 15, 16, 17 ये सब जो है अचल संपत्ति के बारे में नियम बताए हैं। तीसरा है अचल संपत्ति के बंधक भार मोचन या विक्रय के लिए। चौथा है अचल संपत्ति में किसी हित या अधिकार के अवधारण के लिए। तीसरा था अचल संपत्ति की अगर बंधक किया गया है तो उसका जो भार मोचन है उसके लिए या विक्रय के लिए आप वाद दायर धारा 16 के अनुसार कर सकते हैं। चौथा है कि किसी अचल संपत्ति में अगर किसी का हित या अधिकार है तो उसको धारण करने के लिए। पांचवा है अचल संपत्ति के प्रति किए गए सदोष के प्रतिकार के लिए। उपरोक्त सभी प्रकार के वाद जो है, ऊपर दिए गए सभी जो वाद है ऐसे न्यायालय में संस्थगित किए जाना चाहिए जहां विषय वस्तु स्थित है। धारा 17 कहता है कि जहां अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में स्थित हो। जब अचल संपत्ति जो है विभिन्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होती है तो ऐसी संपत्ति के संबंध में अनुतोष या उसके प्रति किए गए अपकार के लिए प्रतिकर के लिए वाद उस न्यायालय में लाया जा सकता है जिसके क्षेत्राधिकार के अंदर उस संपत्ति का कोई भाग स्थित हो। धारा 17 कहता है जहां अचल संपत्ति विभिन्न न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हो। जहां एक से दो न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अगर संपत्ति स्थित है तो उसके प्रतिकार के लिए वाद उसी न्यायालय में लाया जाएगा जिसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संपत्ति आती है। जैसे उदाहरण के लिए समझते हैं, यदि विवादित संपत्ति गोरखपुर, बस्ती या देवरिया जिला के सीमाओं में या सागर, दमोह या भोपाल जिले की सीमा में स्थित है, ठीक है, तो बाद उन तीनों जिलों में किसी भी जिला न्यायालय में संस्थगित किया जा सकता है। परंतु धारा 17 की यह शर्त है कि ऐसा न्यायालय जिसमें वाद संस्थगित किया गया है उसको तीनों जिलों में स्थित संपत्ति के मूल्य के बराबर मूल्यांकन का वाद ग्रहण करने और विचारण करने की अधिकारिता रखनी चाहिए। यानी अगर संपत्ति जो है 3 जिला या 4 जिला जो भी जिला के अंदर अगर उसकी सीमा में स्थित है संपत्ति, तो वाद जो है वो उन तीनों जिलाओं
में किसी भी जिला में आप दायर कर सकते हैं। परंतु धारा 17 का एक शर्त हो जाता है कि ऐसा न्यायालय जिसमें वाद संस्थगित किया गया है उसको तीनों जिलों में स्थित संपत्ति का जो मूल्य है वो बराबर होना चाहिए और मूल्यांकन वाद का ग्रहण करने और विचारण करने की अधिकारता तीनों को होनी चाहिए। धारा 18 कहता है कि जहां न्यायालय के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हो वहां वाद दायर करने का स्थान ऐसी अचल संपत्ति के संबंध में वाद जिसके बारे में यह निश्चित नहीं है कि वह दो या अधिक न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार में स्थित है। तो धारा 18 कहता है कि अगर अचल संपत्ति का जो वाद है वो निश्चित नहीं है कि वह दो या अधिक न्यायालय में किस क्षेत्राधिकार में स्थित है तो उन न्यायालयों में से किसी भी न्यायालय में वाद संस्थगित किया जा सकता है। उस न्यायालय की जो डिक्री है यानी आदेश है वो ऐसा प्रभाव रखेगी मानो की संपत्ति उसी के क्षेत्राधिकार में स्थित हो, बशर्ते न्यायालय को वाद को परीक्षित करने का आर्थिक क्षेत्राधिकार होना चाहिए। 18 में तक क्या, जहां न्यायालय के क्षेत्राधिकार के स्थानीय जो सीमाएं हैं वो अनिश्चित हो वाद दायर करने का, वहां वाद दायर करने का स्थान होगा। धारा 19 कहता है कि व्यक्ति अथवा चल संपत्ति के प्रति किए गए अपकार के लिए प्रतिकार हेतु वाद का स्थान क्या है। किसी व्यक्ति के प्रति या चल संपत्ति के प्रति किए गए अपकार के प्रतिकर के लिए, मतलब उसके द्वारा किया गया कोई गलती के प्रतिकर या अनुतोष के लिए वाद, यदि अपकार एक न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया गया हो तथा प्रतिवादी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अंदर निवास करता हो या कारोबार करता हो या लाभ के लिए स्वयं कार्य करता हो। धारा 19 कहता है कि अगर व्यक्ति है, पहला है धारा 15, 16, 17 और 18, ये हमारे अचल संपत्ति के बारे में नियम बताता है। धारा 19 चल संपत्ति या व्यक्ति के बारे में नियम बताता है कि उसके द्वारा किया गया कोई भी त्रुटि अगर है तो उसके प्रतिकार या अनुतोष के लिए वाद कहाँ दायर किया जाए। तो ऐसी स्थिति में स्वेच्छापूर्वक किसी भी न्यायालय में वाद संस्थगित कर सकता है। जैसे वाद कहीं और कोई केस हुआ है, कहीं और ही हुआ है और व्यक्ति कहीं और निवास करता है, तो उस स्थिति में कहाँ वाद दायर किया जाए। उदाहरण के लिए अगर हम समझे तो जैसे ए है जो अल्मोड़ा में रहता है, ठीक है, वो कहीं भी रहे, तथा बी के विरुद्ध नैनीताल में मानहानिकारक लेख प्रकाशित करता है। ए जो है वो अल्मोड़ा में रहता है, ठीक है, और बी के विरुद्ध उसे मानहानि का केस कहाँ प्रकाशित करता है, नैनीताल में। तो बी जो है वो ए के विरुद्ध अल्मोड़ा तथा नैनीताल में से किसी भी स्थान पर वाद दायर कर सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर व्यक्ति वाद दायर किसी के प्रति करता है तो वो अगर कहीं कर रहा है, जैसे ए जो है वो कहीं रह रहा है और बी के विरुद्ध किसी व्यक्ति के विरुद्ध कहीं और ही वाद दायर कर रहा है, तो जो बी है वो ए के विरुद्ध जहां वो रह रहा है वहां भी कर सकता है या जहां बी रह रहा है वहां भी वाद दायर कर सकता है। धारा 20 कहता है अन्य वाद संस्थगित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी निवास करते हैं या वाद हेतुक पैदा होता है। मतलब वाद वहां संस्थगित किए जा सकेंगे जहां प्रतिवादी रह रहा है या वाद दायर हुआ है, ठीक है। तो प्रत्येक वाद ऐसे न्यायालय में संस्थगित किए जा सकेंगे जिसका स्थानीय सीमाओं के भीतर पहला प्रतिवादी या जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां उनमें से हर एक वाद के प्रारंभ के समय निवास करता है या कोई कारक करता है। दूसरा है जहां एक से अधिक प्रतिवादी हैं वहां उनमें से कोई भी वाद के प्रारंभ के समय निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाभ के लिए स्वयं काम करता है, परंतु ऐसी स्थिति में वाद
तब दायर किया जाएगा जब न्यायालय ने अनुमति दे दी हो या जो प्रतिवादी निवास, कारोबार या स्वयं के अभिलाभ के लिए काम नहीं करते हैं वे ऐसे संस्थगित करने के लिए उपगत हो गए हों। तीसरा है बाध हेतुक पूर्णतः या भागतः पैदा होता है। एग्जाम्पल से हम समझेंगे इसे कि जैसे ए जो है वो अल्मोड़ा में निवास करता है, बी बागेश्वर में करता है, ठीक है, तथा सी नैनीताल में। ए, बी और सी देहरादून में इकट्ठा होते हैं। बी और सी मांग किए जाने पर देई एक संयुक्त वचन पत्र लिखकर ए को क्या करता है, परिदत्त करता है, ठीक है। तीनों अलग अलग जगह पे रहते हैं लेकिन तीनों जो है वो एक जगह कहीं घूमने जाते हैं, वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो बी और सी जो है वो ए के द्वारा मांगे गए वचन पत्र जो है वो ए को देता है तथा ए, बी तथा सी पर देहरादून में जहाँ पर बाध कारण उत्पन्न हुआ बाध ला सकता है या बागेश्वर में ला सकता है, बागेश्वर में जहाँ बी निवास करता है या नैनीताल में जहाँ सी निवास करता है, बाध ला सकता है, ठीक है। अगर कोई घटना जो है वो देहरादून में अगर हुआ है, ठीक है, ए के प्रति, तो ए जो है वो बागेश्वर में भी कर सकता है जहाँ बी निवास करता है, सी जहाँ निवास करता है वहाँ भी केस कर सकता है। परंतु यदि निवास न करने वाला प्रतिवादी आपत्ति करे तो बिना न्यायालय की अनुमति के बाद नहीं चल सकता है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आप एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं बहुत ही सरल भाषा में लिखी हूँ तो आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा, इसका नोट्स बना लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर बार पेपर में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। वाद दायर करने के स्थान से संबंधित नियम क्या है, मैं इसके एग्जाम्पल भी आपको दे दी हूँ समझने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू।